नमस्कार, विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आने वाला है। खबर है कि संसद के मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार 130वां संविधान संशोधन विधेयक ला सकती है। इस प्रस्तावित संशोधन को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज है। सबसे ज्यादा बेचैनी विपक्षी खेमे में दिखाई दे रही है। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य राजनीतिक जवाबदेही को मजबूत करना और लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना है। अगर कोई जनप्रतिनिधि गंभीर आपराधिक मामलों में न्यायिक हिरासत या जेल में है तो उसके प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकारों को लेकर स्पष्ट कानूनी व्यवस्था बनाने की तैयारी है। और साथ ही कुछ और ऐसे बिल आने वाले हैं जिसको लेकर विपक्ष में खलबली है। तो आज इन इंपॉर्टेंट बिलों पर चर्चा करेंगे। तो वहीं नितिन नवीन का उपहास उड़ाने पर रेवंत रेड्डी बुरे फंस गए हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो क्या कुछ है ये पूरा मामला, ये भी आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, 130वां संविधान संशोधन विधेयक और एफसीआरए को लेकर भी कानून लाने की तैयारी है। क्या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बिल है जो इस बार के मॉनसून सत्र में आ सकते हैं, जो विपक्ष की मुसीबत बढ़ाएगा? देखिए, विपक्ष वाले पूरा परेशान चल रहे हैं और वो जो एंटी मोदी पत्रकार लोग हैं वो लोग बहुत सारी चीजें चल रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन आ जाएगा, डिलिमिटेशन बिल आ जाएगा, 360 का आंकड़ा जो है वो पूरा करने की पूरी कोशिश की जा रही है, डीएमके अगर उधर चला गया तो फिर वो पास हो जाएगा, कई सारी चीजें हैं। लेकिन आपने आर्टिकल संशोधन जो 130वां है उसके बारे में आपने चर्चा की। ये दरअसल इस कानून का नाम टेक्निकली रखना चाहिए केजरीवाल कानून। केजरीवाल कानून इसलिए कि यह आदमी जिस तरीके से इसने संविधान का मजाक उड़ाया कि जेल चले गए और उसके बाद इसने ताल ठोक के कह दिया कि संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि अगर मुख्यमंत्री जेल चला जाएगा तो इस्तीफा देगा। वाकई संविधान में नहीं लिखा हुआ है। अधिकारी चले जाएंगे एक दिन के लिए जेल तो सस्पेंड हो जाएंगे, बाकी कोई भी पब्लिक सर्वेंट वो जेल गया तो नौकरी से हाथ धोएगा। तो ये तो कानून के कमियों का इस तरीके से इस्तेमाल के बाद तिहार से ही सरकार चलाऊंगा। वो तो चला नहीं पाए क्योंकि सरकार यहां पे कुछ और बैठी हुई है। तो वहां आप मीटिंग कैसे करोगे, लोग से मिलोगे कैसे, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन फिर भी इसने बहुत ड्रामा किया कि मंत्री मिलकर के आते थे, केजरीवाल ने ये आदेश दिया है, जेल के अंदर बड़े परेशान चल रहे हैं कि कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। एक से एक ड्रामा, एक से एक ये। तो मोदी सरकार ने एक कानून वो लेकर के आए जो अपने आप में थोड़ा कमजोर भी है। 30 दिन का समय क्यों दे रहे हो कि 30 दिन तक अगर कोई मुख्यमंत्री या कोई मंत्री जेल में रहेगा तो ऑटोमेटिकली उसको इस्तीफा हो जाएगा। तो ये कानून लाया गया तो जेपीसी में भेज दिया गया। तो जेपीसी में जो है वो बाकायदा पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तो इसको लेकर के यहाँ पे बातचीत चल रही है कि ये कानून आने वाला है कि ये जो कोई जेल जाएंगे वैसे अच्छा कानून है। और मुझे लगता है कि इसको जो है विपक्ष को भी सर्वसम्मति के साथ पास कर देना चाहिए। तो कौन कौन से वो कानून हैं जिसकी संभावना जताई जा रही है कि इस सेशन में पेश किया जा सकता है, उसकी तैयारी बीजेपी कर रही है? साथ ही एनडीए जिस तरह से मजबूत हो रही है उसका कितना फायदा मिलेगा इस बार के सेशन में? देखिए, जो तैयारी है उसमें 130वां संशोधन विधेयक तो है, क्योंकि इसमें जेपीसी की रिपोर्ट 17 जुलाई को आने वाली है, अप्रूवल मिल जाएगा। और इसमें जो एनडीए के मेंबर्स हैं वही काफ़ी हैं इसको अप्रूव्ड करने के लिए। कांग्रेस ने बाइकआउट कर दिया था, पहले प्रियंका वाड्रा का नाम आ रहा था कि उसमें शामिल किया जाए। कांग्रेस ने बाइकआउट कर दिया कि नहीं, इसमें शामिल नहीं होंगे क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता है। दुरुपयोग किसके खिलाफ होगा? एक तरफ कांग्रेस या फिर अपोजिशन में बैठी हुई पार्टियां ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से चुनाव जीत रही है, इसके कारण देश में भी सरकार बीजेपी की, राज्यों में ज़्यादातर सरकार बीजेपी की। तो सबसे ज़्यादा मिनिस्टर किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के। मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के। आपके गिने चुने स्टेट्स में सरकार है जहां पर आपके मंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री हो सकते हैं, केंद्र में तो है नहीं। तो ऐसे में ये बिल के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी या इनके सहयोगी पार्टियां, एनडीए के जो मिनिस्टर हैं, उनको परेशानी होनी चाहिए। लेकिन परेशान ये अपोजिशन पार्टियां हैं जिनकी इन्हीं गुनी
गिने चुने राज्यों में सरकार है, और इन लोगों ने कहा कि इसमें एक शब्द जोड़ना चाहिए कि इसका मिसयूज नहीं हो, इस कानून का मिसयूज नहीं हो। संविधान का मिसयूज किया अरविंद केजरीवाल ने, यह कानून जोड़ने की जरूरत नहीं थी, इसलिए अमेंडमेंट पर चर्चा कम हुई और जेपीसी में देखा गया कि इसमें कोई कमियां तो नहीं है। और अगर अमेंडमेंट के लिए प्रस्ताव डाले जाएंगे, इसमें ओवैसी भी मेंबर हैं और सुप्रिया सुले भी मेंबर हैं, बादल भी मेंबर हैं, तो इन लोगों के तरफ से अगर कोई अमेंडमेंट दिया जाता है तो उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन 17 तारीख को अप्रूवल मिलेगा और फिर इस मॉनसून सत्र में आना है। दूसरा, डिलिमिटेशन को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है कि डिलिमिटेशन का बिल तो आएगा, इसी सत्र में आएगा, और इस पर अप्रूवल उन पार्टियों की भी मिल रही है जो कि अभी विपक्ष में बैठे हुए हैं लेकिन इंडी अलायंस के पार्टनर नहीं हैं। 2/3 बहुमत के करीब मोदी सरकार पहुंच चुकी है, तो ऐसे में इसे पारित करवाने में इस बार समस्या नहीं होगी, इस बार वोटिंग कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लगता है कांग्रेस वालों को समझ में आ गया है, ये बायकॉट करेंगे, ये वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन एक और विधेयक एफसीआरए पर, जो एफसीआरए अमेंडमेंट बिल है, उसके लिए तो अमित शाह ज्यादा सीरियस है, इस बीच मीटिंग ले रहे हैं और एक पोर्टल भी लॉन्च किया एफसीआरए 2.0। उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि अब सर्विलांस के लिए लोगों को आरटीआई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके इलाके में कोई एनजीओ काम कर रहा है, एफसीआरए लाइसेंस है उसके पास, वो विदेशों से पैसा ला रहा है, तो इस पोर्टल पर उसकी जानकारी होनी चाहिए। आप जिस ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर काम करने के लिए विदेश से पैसा लाए हो, वहीं पर काम करो। ऐसा नहीं हो कि दिल्ली का एनजीओ जाकर जम्मू कश्मीर में काम करे, जाकर असम और बंगाल में काम करे, घुसपैठियों के लिए काम करे। तो एफसीआरए अमेंडमेंट बिल से भी परेशानी है इन लोगों को। केसी वेणुगोपाल लेटर पर लेटर लिखे जा रहे हैं। तो ये 3-4 बिल आने वाले हैं। उसके बाद के सेशन में हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन पर तैयारी चल रही है, डेलीगेशन अलग अलग स्टेट में जाकर बातचीत कर रही है। दिल्ली में भी आई थी, रेखा गुप्ता से भी मुलाकात हुई कि नहीं, अगर ये बिल आता है तो किसी सरकार को जो 1 साल पहले अगर वो सरकार खत्म होने वाली है, उसका कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो उस पर उस सरकार का, उस मुख्यमंत्री का रवैया क्या हो सकता है। मतलब तैयारी जो है वो बहुत बड़ी है। लेकिन रेवंत रेड्डी ने नितिन नवीन को लेकर जो बयान दिया है वो उन पर कितना भारी पड़ेगा। बीजेपी तो आग बबूला है, लेकिन सोच समझकर उनको बोलना चाहिए, बड़ी गलती कर बैठे हैं। देखिए, राहुल गांधी ने एक अजीबोगरीब पॉलिटिकल कल्चर का जन्म दिया है कि जिसमें विपक्ष को जो है आप जितना गाली दे सको, अपशब्द का इस्तेमाल कर सको, गंदी भाषा का इस्तेमाल कर सको, तो कांग्रेस पार्टी में आपको उतना ही पुरस्कृत किया जाएगा। ये जो राज्यसभा में जो लोग गए, और पवन खेड़ा को किस लिए, वो दिन रात प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने के लिए, कि कभी प्रधानमंत्री के पिता के बारे में कुछ बोल देते हैं, कभी उनकी माता जी के बारे में बोल देते हैं, कभी उसके दूसरे तरीके से बातचीत कर देते हैं वो। तो ये जो एक अलग पद्धति का, एक अलग किस्म की पॉलिटिकल कल्चर कांग्रेस ने डेवलप किया है, उसका ये एक एग्जाम्पल था। नितिन नवीन गए हुए थे तेलंगाना। भाई कोई भी पार्टी जाएगी, भाई अब ओवैसी आता है बंगाल में, बिहार में, यूपी में, भाई वो प्रचार करता नहीं कि हम चुनाव जीतेंगे, कुछ में कौन सी बड़ी बात हो गई। वो वहां जाकर के उन्होंने कहा कि भाई अगली बार जो है सरकार हमारी बनेगी। राहुल गांधी भी तो गुजरात गए थे, उन्होंने भी तो कहा। हाँ, वो तो हर जगह जाते हैं कि सरकार बनेगी, सरकार बनेगी। ये बात अलग है कि विधानसभा में जाते हैं और कहते हैं कि भाई केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, वो अलग कहानी है उनकी। तो वो आकर के चले गए, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा कि कोई नवीन आया है, पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानता उसको। अच्छा, नहीं जानते हो, कोई नवीन आया था और उसके बयान को लेकर के तुम भाषण भी दे रहे हो, इसका मतलब तुम तो जान रहे हो, है ना, कि ये भी कह रहे हो कि बंगाल में तुम जीत गए क्योंकि वहां ममता बनर्जी थी, यहां तुमको हम कुचल देंगे। तो ममता बनर्जी को जिस शख्स ने हराया उससे आप डर गए, इसलिए तो आप इस तरह की बातें कर रहे हो। तो ये आप बैल मुझे मार, टीएमसी वाले बोल रहे हैं कि इसको बोलो जवान संभाल के बात करने के लिए। कि आपने क्या कहा, आपने ये कह दिया कि ममता बनर्जी फालतू लीडर है, ममता बनर्जी जो बेकार थी तो उसको तुमने हरा दिया। हम ममता बनर्जी ज़्यादा तेज हैं, उसे ज़्यादा वीर हैं, उसे ज़्यादा तेज तर्रार हैं, यहां तुमको हम कुचल देंगे। ये जो अब शब्द वाली आप
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप नहीं जान रहे? जो सबसे बड़ी पार्टी सरकार में चला रही है, इतने इतने राज्यों में सरकार चल रही है, उसके अध्यक्ष का नाम आप नहीं जान रहे हो? तो ये जो राहुल गांधी और उसके चट्टे बट्टे जिस तरीके से जो शब्दावलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए आगे बहुत नुकसानदेह होने जा रहा है। मतलब वो बीजेपी पर हमला करते करते विपक्षी दलों को लेकर जो बोल गए, जैसे कि ममता बनर्जी के लिए बोल गए, तो ये बयान विपक्षी गठबंधन के लिए भी भारी पड़ गया है। देखिए, कांग्रेस में एक कल्चर चल गया है, जिस पार्टी को जीतना ही नहीं उस पार्टी में प्रवृत्ति भी ऐसी होगी। ऐसा माना जाता है अगर प्रतिद्वंदी है कोई, तो उसके बारे में, उसकी क्षमता के बारे में ज्यादा जानकारी रखो अपने से, तभी आप उसे हरा सकते हो। जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जिसके पास दुनिया के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा वर्कर, कार्यकर्ता, जो सबसे बड़ा दल, अभी एक देश की बात नहीं है, दुनिया भर में अगर देखा जाए तो सबसे बड़े डेमोक्रेसी के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक पार्टी है, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में आप कह रहे हो कि नहीं उनको हम जानते नहीं। तो ऐसे ही न जानने का स्वांग रचो और ऐसे ही एक एक राज्य में हार का सामना करो। यही कांग्रेस की नीति बन गई है। अगर रेवंत रेड्डी को यह लगने लगा है कि नितिन नवीन की तेलंगाना में एंट्री ये हमारे लिए परेशानी खड़ी करेगी आगे के चुनावों में, तभी वो आग बबूला हैं। क्योंकि पिछली बार ऐसे ही केसीआर को भी लगा था। केसी रामाराव जो टीआरएस चला रहे हैं, उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ एक समझौता किया कि हम मुद्दा आधारित समर्थन करेंगे। 2014 से मुद्दा आधारित समर्थन करते रहे, 2017 तक किया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब भारतीय जनता पार्टी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव जीती, इनको लगने लगा अब भाजपा तेलंगाना में इंटर कर चुकी है, अब हमें रिप्लेस करेगी। वो डर गए और फिर इधर उधर की बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, मोदी का विरोध किया, दिल्ली में पोस्टर लगाए, उनकी सरकार गई। हालांकि कांग्रेस की जीत हुई, लेकिन इस बार कांग्रेस का भी चाल चरित्र चेहरा देखा जा चुका है। उधर बीआरएस भी खत्म होती जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए संभावना ज्यादा है। इसलिए रेवंत रेड्डी क्या, पूरी कांग्रेस पार्टी वहां परेशान है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो सकता है और ये करीब 3 हफ्ते तक चल सकता है। हालांकि कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की तरफ से अभी इस पर आखिरी फैसला लेना बाकी है, पर सरकार इस सेशन में बड़ी तैयारी के साथ उतरेगी। कुछ बड़े बिल पेश किए जाएंगे, जिससे विपक्ष में हलचल जबरदस्त तेज है। तो वहीं रेवंत रेड्डी ने नितिन नवीन का जिस तरह से उपहास किया है, वो उन पर महंगा पड़ने वाला है। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।